हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फोबाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। आज का हमारा वीडियो स्पेशल है इन दिस इंफॉर्मेशन कि हमने आज डीएनए पर आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए सोचा, डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में बताने के लिए सोचा। क्योंकि मुझे अभी रिसेंट में ही ये बात भी पता चली कुछ स्टूडेंट्स के थ्रू कि 6 नवंबर ये जो 2025 का है, अभी डेथ हुई है जेडी वॉटसन की। जेडी वॉटसन जो साइंटिस्ट रहे हैं और उनके साथ ही एफएचसी क्रिक, इन दोनों की जोड़ी ने ही डीएनए के स्ट्रक्चर को 1953 में डिस्कवर किया था। और आज उसके बाद हमने कहीं ना कहीं उस समय के बड़े समय बाद जब वॉटसन के डेथ की खबर सुनी मैंने, तो मैंने सोचा आप लोगों को वॉटसन और क्रिक के कंट्रीब्यूशन के बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले आइए डीएनए के बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते रहिए कि डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है वो प्रपोज किया दो लोगों ने, एक है वॉटसन और दूसरे हैं इनके साथी क्रिक। वॉटसन और क्रिक दोनों ने ये हमें डबल हेलिकल मॉडल बताया। डबल हेलिकल मॉडल के दो सोर्सेस हैं। अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन सोर्सेस, टू सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, मैं आपको एग्जैक्टली एक पॉइंट रिकॉल करा के देता हूं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि एक डेटा रहा जिसका नाम है एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा। एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा, ये एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा वाज एक्चुअली परफॉर्म्ड बाय मॉरिस विल्किंस and Rosalind Franklin. Morris Wilkins and Rosalind Franklin, इन दोनों लोगों ने मिलकर ये एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट में हेलिकल नेचर की बात करी। इन्होंने पहली बार बताया कि कोई चीज़ है जो लगातार रिपीट हो रही है, तो यहाँ से हेलिकल नेचर आया। और एक और सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट साथ में चला जिसमें हम बात करते हैं चारगाफ की। एरविन चारगाफ नाम है इनका पूरा, आपको मैं चारगाफ लिख करके मेंशन कर रहा हूं। तो चारगाफ ने एक रूल दिया है बेटा, दैट इज चारगाफ इक्विवेलेंसी रेशियो। ये रेशियो एक्चुअली बताता है कि बेस कॉम्प्लीमेंटरिटी कैसे चलती है। बेस कॉम्प्लीमेंटरिटी की बात करता है ये रेशियो। यहीं से पहली बार हम सभी को ये पता चला कि जो प्यूरिन होते हैं उनकी कंसंट्रेशन, ये मैंने एक्टिव मास टर्म में लिखा है, वो पिरिमिडीन के बराबर होती है। और जो ए की पेयरिंग हमेशा टी से और जी की पेयरिंग हमेशा सी से, इस बात को 3 हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से पहली बार जो समझाने का क्रेडिट जाता है वो इरविन चारगाफ को जाता है। और एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा जो करने का काम है वो मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने मिलकर किया। और इन्हीं दोनों इंफॉर्मेशंस को यूज करके वॉटसन और क्रिक ने पहली बार डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया। डबल हेलिकल मॉडल का जो आइडिया है, जो कहीं ना कहीं इसके 2 पॉइंट्स पर चर्चा करता है। एक तो हेलिकल नेचर, मैंने यहां मार्क किया बेटा, और दूसरा बेस कॉम्प्लीमेंटरिटी। जान लीजिए कि एनसीईआरटी में बेस कॉम्प्लीमेंटरिटी के लिए लिखा है कि ये हॉलमार्क है, हॉलमार्क ऑफ डबल हेलिकल मॉडल। यानी इन दोनों का जो मॉडल है उसकी सबसे खास बात क्या है, वो है बेस कॉम्प्लीमेंटरिटी। एंड दैट वाज एक्चुअली द कंट्रीब्यूशन ऑफ इरविन चारगाफ, जो उन्होंने इक्विवेलेंसी रेशियो दिया। इन दोनों बातों को मिला करके डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया गया इन 1953। और जब ये मॉडल इस दुनिया में आया तो इस मॉडल ने बहुत सारे सवालों के जवाब एक साथ दिए। सबसे पहले तो आप डबल हेलिकल मॉडल ध्यान से समझिए। जब हम इस पर बात करते हैं तो हम ऐसे कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पर कोई बेस है, नाइट्रोजनस बेस, जिसका नाम एडेनिन है सपोज करिए, तो इसके ठीक सामने डबल हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होगी जिसका नाम थायमीन होगा। इसी तरीके से जब एडेनिन और थायमीन आपस में जुड़े रहेंगे तो मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा अगले हम बेस पर भी बात कर लें। तो मैंने मान लीजिए सपोज यहाँ पर एक गुआनिन है जिसके साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके यहीं पर पास में साइटोसिन भी प्रेजेंट है।
तो गुआनिन और साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन पेयरिंग में लगे हुए हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक पैरेललिटी और एंटी पैरेललिटी भी समझाता हूँ। जैसे इस साइड में अगर जो शुगर लगी रहेगी उसका अगर आप ऑक्सीजन बॉन्ड देखेंगे तो ऊपर की ओर है, तो दूसरी तरफ भी शुगर इसी पैटर्न में लगी रहेगी, ये रहा। लेकिन जब हम दूसरी तरफ आएंगे बेटा तो शुगर की ओरिएंटेशन बदल जाती है। क्या वर्ड यूज किया मैंने? ओरिएंटेशन बदल जाया करती है। यहाँ पर यही शुगर ऐसे जा करके अपने ऑक्सीजन को इधर, और ये वाली जो शुगर है वो इधर जा करके अपने ऑक्सीजन को इस तरफ लगा कर रखेगी। तो जब हम बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए ये शुगर का कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और यहाँ से एक कार्बन 5th है, तो इसी तरीके से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ऐसे यहाँ से आगे ये कार्बन नंबर 5th है। ये जो कार्बन नंबर 5 है, यहीं से आगे चलकर एक फॉस्फेट बॉन्ड जुड़ जाता है जो आगे जा करके अगली शुगर के कार्बन नंबर 3 से जुड़ता है। इसी तरीके से यहाँ का एक कार्बन नंबर 5 अपने साथ एक फॉस्फेट लेकर इस शुगर के कार्बन नंबर 3 से जुड़ जाता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 5th कार्बन फ्री है, यहाँ पर 3rd कार्बन फ्री है, और यहाँ पर 5th कार्बन फ्री है, और यहाँ पर 3rd कार्बन फ्री है। दैट इज द रीजन वाई जब आप कभी डीएनए बना रहे होते हैं तो आप एक तरफ अगर 3 प्राइम लिखते हैं तो उसके अपोजिट तरफ यहाँ 5 लिखते हैं, तो यहाँ 3 लिखते हैं तो यहाँ 5 लिखते हैं, बिकॉज ये इनके शुगर्स फ्री हैं। इसी तरीके से जब आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखेंगे तो ये इसकी एक बैकबोन है, दूसरी तरफ ये दूसरी बैकबोन है, और इन बैकबोन्स को अगर आप ध्यान से देखें तो दे आर मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट ओनली। बैकबोन्स आर मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट ओनली, और उनके कोर में यहाँ पर आपको नाइट्रोजनस बेसेस मिला करेंगे। और इस विड्थ को अगर ध्यान से देखें तो ये 2 nm यानी कि 20 एंगस्ट्रॉम के अराउंड होती है, और ये बेस पेयरिंग और ये विड्थ इसलिए कांस्टेंट है बिकॉज आप बॉन्ड लेंथ का आइडिया लीजिए केमिस्ट्री से। एक प्यूरिन, ये एडेनिन और गुआनिन देखिए, ये दोनों प्यूरिन है। प्यूरिन जो कि 9 मेंबर्ड रिंग है, यानी 2 रिंग का बना हुआ कंपाउंड है, ये हमेशा पिरिमिडिन से जुड़ेगा। नहीं तो अगर बेटा 2 प्यूरिन जुड़ती तो वहां पर विड्थ ज्यादा हो जाती, 2 पिरिमिडिन जुड़ते तो विड्थ कम हो जाती, तो ये बैकबोन जिगजैग हो जाती। जब एक प्यूरिन से एक पिरिमिडिन और एक प्यूरिन से एक पिरिमिडिन हर बार जुड़ रहा है तो दोनों ही जगह पर हमेशा 3 ही रिंग आ रही हैं। इस वजह से इस बैकबोन की विड्थ लगभग कांस्टेंट रह जाती है, और यही कारण है कि डीएनए एक स्टेबल स्ट्रक्चर के तौर पर फॉर्म होता है। हम जब भी इस पर बात करते हैं तो हम 2 तरीके से समझा पाते हैं। एक तो हम ये कहते हैं कि बैकबोन बना, इसको हम पिच क्या नाम देते हैं। 2-3 इंफॉर्मेशन ये है, जैसे कि 1 राउंड अगर डीएनए का चलता है तो उस पर रफली 10 बेसेस होते हैं, ये इनके मॉडल की खास बात। दूसरी खास बात इनके मॉडल की कि स्टेबिलिटी कहाँ से आई? स्टेबिलिटी 2 चीज़ों से आई बेटा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड से आई और दूसरा स्टैकिंग इंटरेक्शन से आई। स्टैकिंग इंटरेक्शन का कॉन्सेप्ट भी बहुत स्ट्रांग है। जब बेसेस एक के ऊपर एक कॉइल करते हैं डीएनए के स्ट्रैंड के फॉर्म में, तो एक बेस की दूसरे बेस से अट्रैक्शन बढ़ती है, तो स्टैकिंग इंटरेक्शन की वजह से स्टेबिलिटी है। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड से है, 10 बेसेस हैं। एक राउंड की लेंथ कितनी है? एक राउंड की लेंथ है बेटा 3.4 nm, यानी अगर कोई आपसे पूछे 3.4 nm मतलब 34 एंगस्ट्रॉम, और अगर कोई डिस्टेंस बिटवीन 2 बेसेस पूछे, डिस्टेंस बिटवीन 2 बेसेस पूछे, तो आप इसी को 10 से डिवाइड करके बता देंगे। आप बता देंगे कि 3.4 nm डिवाइडेड बाय 10 दैट विल बी 0.34 nm, और 0.34 nm को अगर हम एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो दैट विल बी 3.4 एंगस्ट्रॉम, एंड दिस विल बी द आइडिया ऑफ कंप्लीट डीएनए स्ट्रक्चर, और इसके थ्रू आप चीज़ों को बता सकेंगे। ठीक है बेटा।